हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस विजन जुलाई 2023 का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ विजिट दैट और आपको प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगा जुलाई 2023 विजन आईएएस की। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना। इसमें ना वीडियो में हम आपके 4 टॉपिक्स और बचे हैं, उनको डील करेंगे विद शॉर्ट्स भी ले लेंगे इसमें। अच्छा, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स की बात करते हैं गाइस। समझने की ज़रूरत है मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्यों ज़रूरत पड़ी और इसको स्ट्रेंथन करने की बात क्यों कही जा रही है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप है रिसेंटली इसने बनाया गया इंडियन G20 प्रेसिडेंसी में। ठीक है, तो इसने अपना वॉल्यूम 1 का एक रिपोर्ट दिया है जिसमें कोशिश की जा रही है कि जितने भी मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनके पोटेंशियल को अच्छा किया जाए। ठीक है, अब मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स याद रखना सुप्रा नेशनल होते हैं। गाइस याद रखो, इस टर्म का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल के लिए अब हम क्या टर्म यूज़ कर रहे हैं, सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशन, जो एक सॉवरेन स्टेट सेटअप करता है और उसके कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं। तो प्रोमिनेंट जो एमडीबीज हैं, याद रखना उनके नाम क्या है मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स के। वर्ल्ड बैंक एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट एक आपका मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक आपका एक एमडीबी है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक आपका एक एमडीबी है। सारे के सारे क्या है, एमडीबी हैं एंड दे आर ऑल सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि एक सॉवरेन स्टेट सेटअप करता है। ठीक है, उसमें उसके शेयर होल्डर्स भी होते हैं। आपने देखा ही है ना, वर्ल्ड बैंक में हर तरह के शेयर होल्डर्स आपको मिलेंगे। अब याद रखो, इस रिपोर्ट के अंदर ट्रिपल एजेंडाज रिपोर्ट में प्रपोज किया गया है। मैंडेट्स है, कुछ फिनेंस के बारे में है, मैकेनिज्म के बारे में है। मैंडेट्स के लिए ये बोला गया है अडॉप्टिंग ए ट्रिपल मैंडेट ऑफ एलिमिनेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी। सबसे पहला काम ये बोला गया है ट्रिपल मैंडेट में कि एक्सट्रीम पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी को बूस्ट करना है और कंट्रीब्यूटिंग ऑफ ग्लोबल पब्लिक गुड्स को भी करना है। 3 तरह की चीज़ें याद रखनी है, एलिमिनेट एक्सट्रीम पॉवर्टी, बूस्टिंग शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी एंड थर्ड इज कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल पब्लिक गुड्स। फिनेंस की जहाँ बात की जा रही है तो यहाँ बोला जा रहा है ट्रिपलिंग सस्टेनेबल लैंडिंग लेवल बाय 2030। ये सस्टेनेबल लैंडिंग को 2030 तक के लेवल पर लेकर आना है, सस्टेनेबल लैंडिंग करनी है। ऐसा नहीं कर देना कि आपको भी फिनेंस में दिक्कत आनी शुरू हो जाए और दूसरा आपको फिर पैसे भी रिटर्न ना कर पाया ना जिसको आप दे रहे हो। मैकेनिज्म ये रखा गया है कि थर्ड फंडिंग मैकेनिज्म होगा जिसमें फ्लेक्सिबल एंड इनोवेटिव अरेंजमेंट किया जाएगा टू पर्पसफुली इंगेजिंग विथ इन्वेस्टर्स के साथ पर्पसफुली इंगेज करना है। समझ में आ रहा है आपको बातों को। ट्रिपल एजेंडाज हैं जिसमें कुछ मैंडेट्स दी गई हैं। फिनेंस के बारे में बोला है कि सस्टेनेबल लैंडिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है जिसको आपको 2030 तक मैनेज करना है बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन दी एसडीजी गोल्स। और मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया कि यहाँ पे थर्ड फंडिंग मैकेनिज्म चलेगा जो कि फ्लेक्सिबल और इनोवेटिव इंगेजमेंट करा जाएगा। अब समझने की ज़रूरत है कि वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, किसी भी ग्लोबल इकोनॉमी का सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि ये ना एक इंटरनेशनल आपके पिलर्स होते हैं। जैसे एमडीबी आपको $222 बिलियन इन्होंने प्रोवाइड किया था जब 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। अब आपको ये पॉइंट ज़रूर लिख कर आना है अपने पेपर में, जब आपसे कुछ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक की ज़रूरत सिग्निफिकेंस के बारे में आए तो ये पॉइंट आपको ज़रूर लिखना है कि द वेरी फर्स्ट सिग्निफिकेंस इज़ कि इंटरनेशनल पिलर होता है ये पूरी ग्लोबल इकॉनमी के लिए। ये ग्रोथ को डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप कंट्रीज़ की प्रमोट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बना के देता है, एनर्जी बना के देता है, एनर्जी क्रिएट करके देता है, एजुकेशन में हेल्प करता है, लो कॉस्ट प्रोवाइड करता है, लॉन्ग मेजॉरिटी फाइनेंस देता है, ये सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाता है और जो कि हमारा एम भी है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को हमें एक्सपेंड करना है उनके सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को बाय 2030 और इनडायरेक्टली ड्रॉ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एज वेल, है ना। तो ये सारा काम आपका मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक कर रहा है। अब इसके साथ ही साथ क्या होता है, कुछ क्राइसिस आ जाते हैं, है ना। तो सबसे बड़ी बात जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स के लिए कही जा रही है कि इनके साथ ना एक स्ट्रक्चरल इश्यूज क्रिएट हो जाता है। आउटडेटेड फ्रेमवर्क है, बहुत पुराना है, रीजनल फोकस बहुत ज़्यादा पहले का है, इनसफिशिएंट कंपटीशन नहीं है, इतना डिमांड्स फॉर डेवलपमेंट फाइनेंस बढ़ती जा रही है, न्यू क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस हैं, पैंडमिक, क्लाइमेट चेंज, अलग अलग तरीके के आ रहे हैं। इस चीज़ के लिए नई तरीके से फाइनेंस कैपेसिटी और अप्रोच होनी चाहिए। तो एडिशनल स्पेंडिंग ऑफ $3 ट्रिलियन एनुअली फॉर एसडीजी गोल इज नीडेड बाय 2030।
है ना। तो ये कैसे आप अदर देन चाइना, आपको ये भी करके दिखाना है। तो फिनेंसिंग विद राइडर, जितने भी मल्टीलेटरल डेवलपमेंट लैंडिंग है, समथिंग डिफरेंट, समटाइम डिफरेंट फ्रॉम द प्रायोरिटीज लिस्ट से, वो थोड़ा सा अलग से नज़र आते हैं। डिबेट चलती है कि भाई इनका फोकस एमडीबीज़ का कहाँ होना चाहिए, लो इनकम कंट्रीज़ में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ग्रेजुएट भी करें, मिडिल इनकम कंट्रीज़ को भी हेल्प करें, इनको भी सारा, सबको एक एक्सेस मिले इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट का। चाइना का रोल जो है न्यू एमडीबीज़ में आप जानते ही हो, राइजिंग स्टेचर है, आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक हो जाए, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक वाला हो जाए। तो चाइना ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा परस्यू करता है, अपनी अपनी तरह की फॉरेन पॉलिसी को लाने की कोशिश कर रहा है। ये भी एक चैलेंज है एमडीबीज़ के लिए। ग्लोबल साउथ के लिए एक प्रॉब्लम है कि एमडीबी स्ट्रगल करता रहता है इसके बीच में कि इनके साथ कैसे इस प्रॉब्लम को असेस किया जाए, एड्रेस किया जाए। सप्लाई का दिक्कत, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का दिक्कत, फूड के सिक्योरिटाइजेशन का इशूज़, एनर्जी ट्रांजिशन का इशूज़। तो ये सारे ना क्राइसिस हैं। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक ना ठीक से इसीलिए फंक्शन नहीं कर पा रहा है, उसकी ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, अब क्राइसिस है तो वे फॉरवर्ड भी होगा, तो उसके लिए रिकमेंडेशंस दी हैं। पहले रिकमेंडेशंस के लिए हुआ ना G20 में जो ये ग्रुप बैठाया गया है, इसके लिए ये रिकमेंडेशन दे रहा है कि अगर एमडीबीज़ को आप स्ट्रॉन्ग करते हो तो देखो उसका पोटेंशियल बेनिफिट इंडिया के लिए क्या है। अप्रूवल्स का आपका क्विक अप्रूवल्स होगा प्रोजेक्ट्स के लिए, टेक्नोलॉजी इनोवेशन सपोर्ट मिल जाएगा, ग्लोबल स्टैंडिंग स्ट्रेंथन होगी, डेवलपमेंट फाइनेंस बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले इन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि ना आप ना अपना विजन डॉक्यूमेंट चेंज करो। आपका जो विजन डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, ट्रिपल मैंडेट में साफ तौर पे लिखा है ना, एलिमिनेट पॉवर्टी, फॉस्टरिंग शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, इनकॉर्पोरेटिंग ये सारी चीज़ें, इंक्रीज द स्केल ऑफ फिनेंसिंग, न्यू फ्लेक्सिबल लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स की ज़रूरत है, नेसेसरी सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है, इंश्योर क्लोज कोऑर्डिनेशन होना चाहिए IMFs का, एमडीबीज़ का, ताकि आपका मैक्रो इकोनॉमिक इम्पेरेटिव्स का जो गैप है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो टाइमलाइन क्या है कि प्रिपरेशन शुड बी स्ट्रंग एंड प्रोसीजर रैशनलाइज होने चाहिए। इंस्टेंस के तौर पर जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, दे शुड रिलाई ऑन द लोकल गवर्नमेंट अप्रूवल्स, टेक्नोलॉजी, थिन स्टाफ, ताकि आपके प्रोजेक्ट अप्रूवल टाइम जो आपके हैं वो रिड्यूस होते चले जाएँ। नॉलेज को अपग्रेड करने की बहुत ज़रूरत है ताकि आपकी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। तो ये सारी की सारी बातें ना रिकमेंडेशंस में डाली गई हैं ताकि आप ट्रिपल एजेंडा को रियलाइज़ कर पाओ, जिसमें हमने मैंडेट फंडिंग के बारे में पढ़ा अभी। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। आपका एक ऑर्गेनाइजेशन आ रही है जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है SCO, जिसको हमारा फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। रिसेंटली ये वर्चुअल समिट हुई, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी आया उससे। इसका हेडक्वार्टर ज़रूर याद रखना, बीजिंग चाइना में है। इसको आपको इसमें इंडिया भी मेंबर है, इसमें 3 ऑब्जर्वर स्टेट भी हैं आपके, दूसरा आपके ईरान, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मतलब आपके ये सारी कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। अब इस बार की थीम आपसे पूछ सकता है कि SCO का वर्चुअल समिट जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन फॉर्म में आया, उसकी थीम क्या थी। तो उसका थीम क्या था, टुवर्ड्स अ सिक्योर SCO। SCO में यहाँ पर क्या है मतलब है, सिक्योरिटी तो है ही, सिक्योर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें। तो सिक्योर SCO का फुल फॉर्म याद रखना है, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो सिक्योर इकोनॉमी कॉइन PM ऑफ मोदी जी ने इसको कॉइन करा था एट द 2018 के समिट में, वर्चुअली हुआ है इस बारी अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया। ईरान ने भी परमानेंट मेंबर की तरह इस ग्रुपिंग को ज्वाइन किया है। और इट ऑल्सो नोटेड द इफेक्टिव एक्टिविटीज़ ऑफ SCO, जहाँ पे जो रैट्स की जो भी चल रही थी, यानी कि रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर। अब SCO बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, सिग्निफिकेंस क्या है SCO बनाने का। तो जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के एस्पेक्ट में बात करते हैं, तो देखो मल्टी अलाइनमेंट होता है, समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो मल्टी अलाइनमेंट है एंड मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। ये इंडिया को भी अलाउ करेगा टू बी एन अ पार्ट ऑफ एन अल्टरनेटिव इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। ठीक है, रैट्स में हेडक्वार्टर आपका बिश्केक में है, ये आपके SCO चार्टर के अकॉर्डिंग वर्क करता है। रीजनल स्टेबिलिटी देगा ये इंडिया को भी और बाकी रीजन्स को भी, कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी बढ़ाएगा रीजन की। अफगानिस्तान का एक कॉन्टैक्ट ग्रुप है 2005 में, इसीलिए खोला गया कि रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए, तो वो भी अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ SCO ही है। यहाँ पर आप आराम से पीसफुली डिस्कस कर सकते हो यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट, आप अपने बायलैटरल रिलेशंस को अच्छा कर सकते हो, आप रीजनल कनेक्टिविटी जैसे तापी है, पाइपलाइन है, चाबर पोर्ट है, उसको आप एक अच्छा, इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर भी यहाँ पर दिखा सकता है। अपना रीजनल ट्रेड कल्चरल टाइज को प्रमोट कर सकते हो। आपका काशी वाराणसी का आपने फर्स्ट टूरिज्म बनाया ना एंड कल्चरल कैपिटल बनाया SCO का, वो आपने कैसे कर पाया आप। तो आपका इस चीज़ से होता क्या है, इससे देखो आपका ना आसपास की कंट्री से बड़ा संबंध भी है। 5 पिलर्स फोकस आपके एरियाज होते हैं, स्टार्टअप्स है, डिजिटल इंक्लूजन है, एम्पावरिंग यूथ है, शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज है, सारी चीज़ों में आपको हेल्प मिलती है। दूसरा आपका क्या है,
फोस्टिंग काउंटर टेररिज्म एफर्ट, यानी कि जो स्ट्रेंथन करेगा इंडिया के काउंटर टेररिज्म एफर्ट को इंटेलिजेंस शेयरिंग के थ्रू। इलिसिट ड्रग ट्रेड का भी कॉम्बैट होगा, तो 80% जो आपका ओपीएम है, हीरोइन की सप्लाई है, जो आपके अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन से आ रहे हैं, कैन कलेक्टिवली टैकल बाय एससीओ कंट्रीज। फिर एक्सेस टू स्ट्रैटेजिक मिनरल रिसोर्सेज, तो एससीओ कैन इंक्रीज इंडियाज एक्सेस टू क्रिटिकल नेचुरल रिसोर्सेज में। अब चैलेंजेस क्या है एससीओ के लेकर, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है एससीओ का, बाईलेटरल इश्यूज अमंग मेंबर स्टेट्स। इंडिया चाइना पाकिस्तान में ट्रस्ट इश्यूज हैं, ट्रस्ट डेफिसिट है, लिख के आओगे पेपर में ऐसे ही। अब ये होता है, अब चाइना का ओवर बेयरिंग प्रेजेंस से दिक्कत हो जाती है, दूसरे मेंबर्स को इम्बैलेंस हो जाता है, एंटी वेस्ट ग्रुपिंग शुरू हो जाती है। यहाँ पर आप सारी बातें क्या करते हो, वेस्ट के लोग गलत हैं, यूरोप गलत है, अमेरिका गलत है, कॉन्टिन्यूड आपका परसेप्शन यही माना जाता है एससीओ। हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ भी हमें ऐसे ही देखती हैं कि ये एंटी वेस्ट अलायंस बनाई गई है बेसिकली। प्रोजेक्ट इंडेंजरिंग इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट, अब आपने एससीओ में सपोर्ट कर दिया सारे मेंबर्स ने बीआरआई कॉरिडोर्स को चाइना का, इससे इंडिया का क्या हुआ, सोवेनिटी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का लॉस हुआ, चाहे वायलेट हो रहा है ना हमारा ही, तो चैलेंज है ये भी एक। उसके बाद स्ट्रक्चरल चैलेंज ये है कि भैया एससीओ चार्टर डज नॉट अलाउ एनी बायलेटरल डिस्प्यूट टू बी टेकन, भाई उसको ठीक किया जाए। तो बायलेटरल लेवल पर आप बैठे इसीलिए हो कि भाई बायलेटरल डिस्प्यूट्स आपके ख़त्म हो और आपका वो डिस्कशन का पार्ट ही नहीं है। फिर साइनो रशिया एक्सेस जो स्ट्रेंथन होती जा रही है, उससे हमें तकलीफ होती है इंडिया को कि भाई चाइना का अग्रेशन तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा इससे, ठीक है, हमारे भाई बेस्ट फ्रेंड के पास तुम जा रहे हो। अब वे फॉरवर्ड में इसलिए बोला जा रहा है कि लिवरेजिंग करने की ज़रूरत है, लिवरेज दो थोड़ा, मल्टीलेटरिज्म फॉर डेवलपमेंट, इंडिया अपना एक पॉजिटिव रोल निभाए, वो अपना एक यूरेशिया को किस तरह से एक बेटर फोरम के रूप में उसको ठीक कर सकता है उस पर बात करें, और एक फैसिलिटेटर की तरह काम करें, ब्रिज बिटवीन रशिया एंड द वेस्ट, ताकि किसी का भी एक आप किसी का ये नज़र ना आए कि आप बहुत किसी के टुवर्ड्स टिल्टेड हो, आप अपने नेशनल इंटरेस्ट पे काम करो, सीधी सीधी बात है। आप मेंटेन करो फॉरेन पॉलिसी ऑटोनॉमी, आप सब चीज़ों को बैलेंस करके चलो, जितनी भी आपकी स्ट्रैटेजिक अलाइंस हैं, ग्रुपिंग्स हैं, रीजनल ग्रुपिंग्स हैं, उनके साथ आप एक बैलेंस वे में चलो, कंस्ट्रक्टिव रोल निभाओ, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच अपनाओ। पेपर में इस तरह की टर्म्स लिखनी है आपको कि इंडिया शुड प्रमोट अ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच दैट कैन बी लिवरेज टू मेक द एससीओ प्लेटफॉर्म ऑफ अग्रीमेंट रादर देन दिस। तो एक कंस्ट्रक्टिव रोल की तरह निभाओ आप, रादर देन फॉर डिसएग्रीमेंट्स। आप एक कंस्ट्रक्टिव कहाँ पे कैसे कंस्ट्रक्ट तरीके से काम कर सकते हो, उस तरह काम करके आप अपने आप में उस तरह से चलो, अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ वर्क करो। अच्छा, नेक्स्ट आपका आर्टिकल है ब्लैक सी ग्रेन डील के ऊपर। तो रशिया ने, आपको रिसेंटली पता चला होगा, ब्लैक सी ग्रेन डील से अपने आप को हटा लिया है। तो रशिया क्या क्लेम करता है कि जो प्रोमिसेस किए गए थे इस डील में वो आज तक भी नहीं हमें प्राप्त हुए, इसीलिए हमें अपनी एक्सपोर्ट करने में आज भी हमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट फर्टिलाइजर्स में दिक्कत होती है। तो अकॉर्डिंग टू रशिया, यूक्रेन मेनली एक्सपोर्ट करता है हाई एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ को, सिर्फ 3% पुअर कंट्रीज़ को करता है, जो हमें बात डाइजेस्ट नहीं होती। अब ब्लैक सी ग्रेन डील है क्या, ब्लैक सी के आसपास की कंट्रीज़ ज़रूर करके जाना, अभी मैं आपको बताती हूँ सारी वो वाली बातें भी। तो पहले ब्लैक सी ग्रेन डील समझ लो आप। ब्लैक सी ग्रेन डील 2 कंट्रीज़ के बीच में ब्रोकर कराई गई थी, मतलब ना एक डील हुई थी बिटवीन रशिया एंड आपके यूक्रेन के बीच में। कराई किसने थी, यूनाइटेड नेशन एंड टर्की ने, जुलाई लास्ट ईयर कराई। डील टैकल इसमें बेसिकली ये करना चाह रही थी कि फूड प्राइसेस ज़्यादा एस्केलेट ना हो, सप्लाई चेन डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि आपने ब्लॉकेज कर दिया है ब्लैक सी में, तो उसकी वजह से ये दिक्कतें ना हो आप। तो सेफ मैरीटाइम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाया गया, ये सारी बातें की गई है ना, कि फॉर 3 ऑफ की पोर्ट्स बनाए जाएंगे जहाँ से आपका यूक्रेनियन एक्सपोर्ट जाएगा, पर्टिकुलरली फूड ग्रेन्स, ओडिशा में, क्रोनोमोस में, पीवीदिनी में, ऐसे में। तो डील को दिया गया था 120 दिन के लिए, और इसमें कहा था कि या तो एक्सटेंड कर लेना या टर्मिनेट कर लेना। इट वॉज एक्सटेंडेड 2 टाइम्स को एक्सटेंड करा गया था। अभी डील तोड़ दी, रशिया ने कहा भाई हम नहीं है इसका पार्ट। अब इससे क्या हुआ, इससे सबसे बड़ा नुकसान हुआ, फूड प्राइसेस बढ़ गए, ग्रेन एंड ऑयल सीड्स प्राइसेस बढ़ गए, बहुत ज़्यादा बढ़ गए इस वजह से। अब यूक्रेन के फार्मर्स को इसका क्या इम्पैक्ट देना पड़ा, उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गई, जिसकी वजह से उनको डिस्काउंटेड रेट पर बेचना पड़ा, तो मतलब नुकसान हो गया फार्मर्स को भी। अब अनइक्वल इम्पैक्ट पड़ रहा है ऑन द पुअर। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, वॉन्ट दैट एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी एस्केलेट करती जा रही है। LDCs आर डिस्प्रपोर्शनली एट अ रिस्क ऑफ फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम। इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके एडिबल ऑयल्स इंडिया में। इंडिया में देखो सनफ्लावर ऑयल ये सब हमने इम्पोर्ट किया, सारे महंगे बिके हैं। तो सनफ्लावर तो हमारा ऑयल प्राइसेस जो है इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हमने बहुत बुरा हाल था सनफ्लावर ऑयल का। फिर शॉर्टफॉल ऑफ फर्टिलाइजर्स की दिक्कत हो गई, रशिया के बेलारूस का वन ऑफ द वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोर्स है मिनरल फर्टिलाइजर्स की, उसकी कमी आ गई।
14% वर्ल्ड का इनके पास ही पड़ा हुआ है, बेलारूस में और आपका रशिया के अंदर ही। अब आप देखो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर ब्लैक सी के आसपास की। रोमानिया है आपका, बुल्गारिया है, टर्की है। तो इसके लिए हम आपको बताया भी था ना मैंने, बर्गर टी इसके लिए फुल फॉर्म इसका मोनैक होता है, बर्गर टी। ये इसका आपका एक्रोनिम है, याद रखना, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड में क्या करना चाहिए, देखो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है ताकि ये इतना जो एवर इंक्रीजिंग कॉन्फ्लिक्ट है ये ख़त्म हो रशिया और यूक्रेन का। यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा है उसको भी यहाँ पर आना चाहिए, रिफॉर्म करनी चाहिए कि भाई आपका जो वॉर हो रहा है, देखो बड़े सारे क्राइसिस हैं, यूक्रेन में वॉर, क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन राइट इशूज़। यूनाइटेड नेशंस कहाँ हैं यहाँ पर, काम करें ना यहाँ पर, यहीं पे तो काम करने की ज़रूरत है। ग्लोबल सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करने की बहुत ज़रूरत है कि कॉग्निटिव प्लानिंग की जाए, एआई ड्राइवन प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया जाए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल अब करो ना, यहाँ पर करने की ज़रूरत है आपको, ताकि आपकी ग्लोबल चेन सप्लाई में दिक्कत बिल्कुल भी ना आए, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू नीड टू राइट द आर्टिकल। अब देखो सीधा शॉर्ट्स में चलते हैं। शॉर्ट्स में सबसे पहले स्मार्ट पावर के बारे में। स्मार्ट पावर के बारे में एक बात ध्यान रख लो, स्मार्ट पावर का मतलब होता है हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का एक साथ इस्तेमाल करना, ठीक है। तो एक तरह की एबिलिटी है जिसमें कंट्री दोनों का यूज़ करती है, हार्ड पावर का भी और सॉफ्ट पावर का, इस तरह से करती है कि वो अपने कंट्री के गोल को अचीव कर पाए। एग्जाम्पल के तौर पे लो, नॉर्वे ने नाटो ज्वाइन किया फॉर डिफेंस बट डेवलप्ड फॉरवर्ड लीनिंग पॉलिसीज ऑन ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस, जैसे कि पीस मेडिएशन कराया टू इंक्रीज द सॉफ्ट पावर। तो स्मार्ट पावर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझोगे तो इंडिया में मतलब है स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करना, परसुएशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सारे शब्दों को लिखना है आपको। वेन एवर इट इज़ आस्किंग अबाउट स्मार्ट पावर यू विल से इट्स अ स्ट्रैटेजिक यूज ऑफ डिप्लोमेसी, परसुएशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड द प्रोजेक्शन ऑफ पावर इन एन इफेक्टिव वे इन ऑर्डर टू मतलब डील विद द सोशो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी भी आपकी बढ़ेगी इससे। अच्छा, सेकेंड आपका आता है यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। ये हुआ वन ऑफ द 2 ट्रैक है, ये एंगेजमेंट है बिटवीन इंडिया यूएस आपका के बीच में 2030 पार्टनरशिप के अंदर ये करा गया है। इसमें आपका क्या किया जा रहा है, टुवर्ड्स शेयर्ड क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी गोल्स। की हाइलाइट्स क्या है कि इसमें एक RETAP है, दैट इज़ यूएस इंडिया न्यू एंड एमर्जिंग रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी एक्शन प्लान है, प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है और उसमें इस प्लेटफॉर्म के तहत चलते हुए आप कई सारे लॉन्च करोगे फेज़ 2, जैसे इसमें साउथ एशिया ग्रुप का है, पब्लिक प्राइवेट एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि इसके तहत स्ट्रैटेजिक एनर्जी क्लीन एनर्जी के तहत ये 4-5 चीज़ें इंडिया और यूएस मिलके करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी पिलर बनाना, सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर, ये सारे पिलर्स पे काम करना। तीसरी चीज़ है इंडिया और यूएई की। तो इंडिया और यूएई में इन्होंने एक पैक्ट ट्रेड साइन किया है, उसके हाईलाइट्स दिए हुए हैं कि इंडिया एंड यूएई ने अपना लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम तैयार किया है। INR और यूएई का दिरहम है, इसको एक क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल करना शुरू करा है, ठीक है। तो दोनों जो आपके साइट्स हैं लिंकिंग इंडियाज़ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस विद यूएई इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ लिंक कर रहे हैं, समझ रहे हो आप। इससे भी हमारे एक रिलेशनशिप में बूस्ट मिलता है। तो यूएई और सिग्निफिकेंस जब भी आए आपको यूएई के साथ रिलेशनशिप पूछ सकते हैं। तो यूएई इंडियाज़ का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है फॉर 2022 से 23 तक। सेकंड लार्जेस्ट हमारा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी है। हमने इनके साथ सीपा भी साइन किया, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। अच्छा, बिम्स्टेक के बारे में आपको पता होना चाहिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी मीटिंग कंक्लूड होती है थाईलैंड के अंदर, ठीक है। और इसमें आपके सेक्रेटेरिएट है ढाका, बांग्लादेश, ठीक है। और फर्स्ट एवर यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर्स आते हैं। रीजनल ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है 1997 की, इसमें बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ। इसका जो बिम्स्टेक नाम है 2004 में पहले बिम्स्टेक था, फिर आफ्टर म्यांमार ये सब ज्वाइन करने के बाद इसको फिर उसका और इनको भी ज्वाइन कराया गया। उसके फाउंडिंग मेंबर्स का काम यही था, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट ही साथ करना। अब इंडिया के लिए बिम्स्टेक इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो ये तो बात आपको टिप्स पे पता होनी चाहिए ना। सबसे पहली बात कहोगे कि बिम्स्टेक इंडिया के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा कनेक्टिंग लिंक है फॉरेन पॉलिसीज़ का। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो हमारी थी या हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसके लिए हमारे लिए कनेक्टिंग लिंक बनाता है बिम्स्टेक। लैंडलॉक जो नॉर्थ ईस्ट रीजन्स हैं कैन बी बेटर डेवलप विद दिस कोऑपरेशन, मतलब हमारा इसके साथ काफ़ी हो जाएंगे। और बे ऑफ बंगाल एक ऐसा रीजन है जिसमें कि हमें सिक्योरिटी चाहिए। क्यों चाहिए, पायरेसी फ्री एक्शन चाहिए, हमें जोन बनाना है ना, एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, बहुत ज़रूरी है। फिर इंडिया का पुश टू कंस्ट्रक्टिव एजेंडा टू काउंटर चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन द रीजन, इसके लिए भी हमारे लिए बिम्स्टेक इम्पॉर्टेंट है। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो बिम्स्टेक के लिए याद रखना, ये भाई 22% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, $2.7 ट्रिलियन की यहाँ पर हमारे पास GDP आता है कि एरियाज पे भी काम कर रहा है। 1/4 ऑफ वर्ल्ड ट्रेडेड गुड्स क्रॉस द बे ऑफ एवरीवेयर, तो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, उसके बाद है ग्रुप ऑफ ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप है, इंडिया ने ज्वाइन करा।
और 2022 में, ताकि ना अर्जेंट जो हमारे क्रिटिकल जो आपके इश्यूज़ थे इंटरलिंक्ड, वो आपके क्राइसिस थे फूड सिक्योरिटी के, एनर्जी के, फाइनेंस के, उनको लिए चैम्पियन ग्रुप है, कंप्राइजिंग ऑफ हेड ऑफ के बांग्लादेश के हैं, बर्बोदास के हैं, डेनमार्क के हैं। तो यहाँ पर ये बेसिकली वल्नरेबल सेक्शंस को हेल्प करने के लिए किया जा रहा है। उसके बाद आपका क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल है, मिशन इनोवेशंस है, इंडिया ने होस्ट किया। ये थीम इसका याद रखना, एडवांसिंग एनर्जी क्लीन एनर्जी टुगेदर। तो क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल क्या है, इसमें इंडिया भी मेंबर है, 29 मेंबर है। हाई लेवल ग्लोबल फोरम है ताकि हम प्रमोट कर पाएँ पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स को और अपनी एडवांस कर पाएँ क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ को। ठीक है, दैट इज़ वाई इट हैज़ बिन क्रिएटेड। अच्छा, इसके अलावा आपको याद रखना है CPTPP, दैट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। यूके ने साइन किया है, ट्रीटी को ज्वाइन करा है, और ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है। और यूके विल बी बिकम द 12th मेंबर, द फर्स्ट ईयर इन द यूरोप। ठीक है, और इसके अलावा सिग्निफिकेंट जो है, ये ट्रेडिंग ब्लॉक है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग योर 500 मिलियन कंज्यूमर्स, एलिमिनेट टैरिफ्स करना, बैरियर्स को रिड्यूस करना। नाउ द क्वेश्चन इज वाई इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ CPTPP। अगर इनको एग्रीकल्चरल फ्रंट पे देखोगे तो फार्मर्स विल कॉन्टीन्यूसली एक्सपोज द रिस्क ऑफ बीइंग नॉक्ड आउट ऑफ द मार्केट बाय चीप एंड सब्सिडाइज एक्सपोर्ट। ये दिक्कत है, हमें ना जेनेरिक मेडिसिन के लिए मार्केट को रिस्ट्रिक्ट करना है। तो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, मे नॉट बी एबल टू फेस कॉम्पिटिशन, दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन क्रिएटेड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू गेन, इसको ज्वाइन करने से इंडिया का कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, नए क्लाइंट हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारी ट्रांसपेरेंसी, हमारी स्टेबिलिटी इन्हांस होगी। दैट इज़ वाई वी नीड टू ज्वाइन दिस, है ना। अच्छा, उसके बाद यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव है, ऑस्ट्रिया एंड आपके स्विट्ज़रलैंड ने अभी रिसेंटली ज्वाइन करा। इसका काम है यूरोपियन एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को क्रिएट करना यूरोपियन नेशंस को, ताकि कॉमन एक्विजिशन मिले और वो अपना स्ट्रेंथन कर पाए नाटो इंटीग्रेटेड एयर एंड डिफेंस मिसाइल को। इनिशिएटिव लास्ट ईयर बाय जर्मनी लिया गया था आफ्टर रशिया इन्वेडेड यूक्रेन, तो उन्होंने भी किया था। और इसमें जो आपके 9 ग्रीन मेंबर्स हैं, इसके इंक्रीज हुए टू 19। इसमें बेल्जियम, बुल्गारिया, है ना, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, नॉर्वे, स्लोवाकिया एंड यूके सारे मेंबर्स हैं इसके। लास्ट इज ऑकने आइलैंड्स के बारे में। अब देखो, ऑकने आइलैंड्स प्रपोज किया गया है। इसका इंटेंट जो है ना, टू स्प्लिट फ्रॉम द यूके एंड बिकम अ सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी ऑफ नॉर्वे। इनका ये है, ऑकने आइलैंड में प्रपोज कर रहे हैं, अपनी साफ साफ इंटेंशन बता दी कि हम यूके से स्प्लिट होना चाहते हैं, हम एक सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी नॉर्वे की बनना चाहते हैं। आइलैंड आपका नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में है। आरपी पिलागो है ये, 70 आइलैंड्स का, 20 यहाँ पर रहने लायक भी हैं। और इट इज़ वॉज अंडर नॉर्वेगियन एंड डेनिश रूल अटल आपका 15 सेंचुरी तक चलता रहा। फिर उसके बाद स्कॉटलैंड का पार्ट बन गया था। तो इट हाउसेस 4 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं यहाँ पर, आपकी पता होनी चाहिए आपको कौन कौन सी हैं। स्कारा ब्रे, रिंग ऑफ ब्रॉगर, स्टैंडिंग स्टोन ऑफ स्टेननेस एंड मेउसॉन चैम्बर टूम। तो आपको ऑकने आइलैंड के बारे में भी गाइस पता होना चाहिए। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस। टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट वीडियो में नया हम टॉपिक्स उठाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।